हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एपीएच। एपीएच यानी एंटी पार्टम हेमरेज। एपीएच ओबीजी का टॉपिक है और ओबीजी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। एंटी पार्टम हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना ही एंटी पार्टम हेमरेज कहलाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन की एपीएच क्या होता है। Antepartum hemorrhage is an obstetric emergency contributing to a significant amount of perinatal, stillbirth and maternal morbidity and mortality। मतलब जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है यह एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है जिसमें पेरिनेटल यानी जो बेबी होती है माँ की यूट्रस में ही उनकी डेथ हो जाती है, जिसे स्टिल बर्थ कहते हैं। और माँ की भी डेथ हो जाती है यानी मैटरनल मोर्टिलिटी भी होती है और मैटरनल मोर्बिडिटी होती है एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से ये कंडीशन होता है। माँ की भी डेथ होती है और फीटल जो होता है माँ की यूट्रस में ही मर जाता है। सो उसे पेरीनेटल डेथ कहते हैं या स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, एंटीपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट। एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना प्रेगनेंसी के दरमियान कहाँ से होता है? जेनाइटल ट्रैक्ट से होता है। ठीक है, वो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ 3 to 5% प्रेगनेंसीज, जो कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का वो 3 से 5% इसी की वजह से होता है एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है लीडिंग कॉज ऑफ पेरिनेटल एंड मैटरनल मोर्टिलिटी वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड पे देखा गया है तो मैटरनल मोर्टिलिटी और जो पेरिनेटल मोर्टिलिटी है यानी जो स्टिल बर्थ है और माँ की मृत्यु की भी कारण जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, उसका कारण एंटीपार्टम हेमरेज है यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है अप टू 1/5 ऑफ वेरी प्री टर्म यानी 24 to 26 वीक्स बेबीज आर बोर्ड एसोसिएटेड विथ एंटीपार्टम हेमरेज। मतलब एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो प्रीटर्म बेबी होते हैं, वेरी प्रीटर्म। वेरी प्रीटर्म का यानी 24 to 26 वीक्स के अंदर बेबी की जो डिलीवरी है हो जाती है। नॉर्मली 9 मंथ पे होता है, 38 वीक्स पे होता है जो टर्म प्रेगनेंसी होते हैं। पर यहाँ पे उसके पहले प्रीटर्म भी नहीं, वेरी प्रीटर्म की कंडीशंस में बेबी की डिलीवरी हो जाती है एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। सो ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, नोट करके लिखा है कि जो हेमरेज होता है ना तो कई तरीके से होते हैं हेमरेज। जैसे कि स्पॉटिंग होता है, बूंद बूंद करके जो ब्लीडिंग होती है वो होता है, तो उसमें जो ब्लड की अमाउंट है वो कम होती है। नेक्स्ट है माइनर हेमरेज होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है ब्लड की अमाउंट। नेक्स्ट है मेजर हेमरेज होता है, इसके अलावा मैसिव हेमरेज यानी सीवियर कंडीशन हो सकती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, माँ की भी डेथ हो जाती है। अब हम जानेंगे कि एंटीपार्टम हेमरेज की एटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है, क्यों ये एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और सबसे पहला है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो डिसेंट हो जाता है। मतलब होना चाहिए यूट्रस के ऊपर या यूट्रस के ऊपर किसी पार्ट में होना चाहिए, वहां पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए प्लेसेंटा का, पर वहां पे ना हो कि नीचे की तरफ हो जाना इम्प्लांट, वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। प्लेसेंटा प्रीविया जैसे कि नॉर्मली यूट्रस होता है स्ट्रक्चर और यहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए, पर यहाँ पे इम्प्लांट ना हो कि लोअर सेगमेंट में, यूट्रस की लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाना प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। नेक्स्ट है अब्रप्सियो प्लेसेंटा। अब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, जैसे कि प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के 2 साइड्स होते हैं, मैटरनल और फीटल साइड्स होते हैं। ठीक है, और जो वो बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी में न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन जो है वो फुलफिल होती है बेबी के अंदर। पर यहाँ पे प्लेसेंटा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो प्लेसेंटा जब सेपरेट हो जाएगा तो बेबी को ना ही न्यूट्रिशन मिलेगा ना ही ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे मतलब प्लेसेंटा के सेपरेट होने की वजह से भी एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है प्लेसेंटा अब्रप्शियो वाले में। नेक्स्ट है लोकल सर्वाइकल वजाइनल लीजन भी होते हैं, जिसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज होता है यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्वाइकल पॉलिप्स होते हैं, मतलब जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सर्विक्स की, वहां पे एक्स्ट्रा सेल का ग्रोथ हो जाना सर्वाइकल पॉलिप्स कहलाता है, और सर्वाइकल पॉलिप्स की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा अगर है सर्विक्स रीजन में तो वो भी एक कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का।
नेक्स्ट है वैरिकोस वेन, मतलब वेन जो है वहाँ की वेन जो डायलेट हो जाती है, तो डायलेट होने की वजह से भी वो एक कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट है लोकल ट्रॉमा, किसी कारण बस अगर चोट लग गई है उस रीजन में जिसकी वजह से टेंडरनेस या स्वेलिंग आ गई, तो वो भी एक कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का, जहाँ पे चोट लगने की वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारे कॉजेज थे, एटियोलॉजी थे एपीएच के यानी एंटीपार्टम हेमरेज के। नेक्स्ट है कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एपीएच होता है यानी एंटीपार्टम हेमरेज होता है। फर्स्ट स्मोकिंग या कोकेन यूज, जो प्रेग्नेंट लेडी अगर स्मोक करती है या अगर प्रेगनेंसी को पहले से प्लान भी कर रही है तो भी उसको पहले से भी स्मोकिंग नहीं करनी है, ना ही कोई कोकेन यूज करना है, ठीक है, या ना ही नारकोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो सारे चीजें यूज नहीं करनी है प्रेग्नेंट लेडी को। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर पहले से अगर जो फीमेल है प्रेग्नेंट लेडी पहले कभी इनफर्टाइल जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हुई है और जो नेक्स्ट बेबी उसकी प्रेगनेंसी कंसीव किया है उसने नेक्स्ट बेबी के लिए, सो वो हो सकता है कि उसकी वजह से जो लेडी है उसको ब्लीडिंग हो रही हो, सो वो एक कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट है रिकरेंट एबॉर्शन, या फिर हो सकता है लेडी ने कभी पहले एबॉर्शन कराया हो तो उसकी वजह से भी आगे जो अगला प्रेगनेंसी उसने कंसीव किया है उस कंडीशन में भी उसको वजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है प्रायर यूट्राइन सर्जरी, यहाँ पहले कभी उस लेडी को कभी सर्जरी हुई हो तो वो भी एक कारण हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट है एडवांसिंग एज मोर देन 35 ईयर्स, मतलब ये है कि जो कुछ लेडीज होती हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव 35 ईयर्स बाद करती हैं, तो मैटर जो माँ है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ साथ बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ पे माँ को तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसीलिए मतलब एक एज के बाद जो है वो प्रेगनेंसी को प्लान कर लेना चाहिए और एज जो है 35 ईयर से अबव नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर जिन फीमेल का स्टेटस जो है इकोनॉमिक बहुत ही कम है, अगर कम रहेगा तो जो लेडी है न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाएगी, प्रेगनेंसी के दौरान जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वाइटमिन्स फॉलिक एसिड ये सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी अगर उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है तो, या फिर हाइजीन वगैरह का मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी मतलब होता है कि उसने प्रेगनेंसी तो कंसीव कर लिया है पर क्या उसकी प्रेगनेंसी 37 वीक्स को क्रॉस करती है, मतलब वो पूरा वायबल पीरियड होता है 37 वीक्स के पीरियड्स को क्रॉस करना ही पैरिटी कहलाता है। तो उसने अगर बहुत बार मतलब अगर 2-3 बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव किया हो और 37 वीक्स की जो वायबल पीरियड है उसको क्रॉस किया हो तो वो एक कारण हो सकता है कि बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के, पहला है इसमें हेडिक्स लिखा है कि इन एपीएच ड्यू टू प्लेसेंटल एब्रप्शन सिम्टम्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एब्रप्शन प्लेसेंटा की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज होता है, अगर इसकी वजह से होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो चुका है तो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो चुका है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, पहला है वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइना से ब्लीडिंग होगा, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बैक एक पेन होगा, पीछे की जो पोर्शन है वो पूरी पेन करेगी, यूटेराइन टेंडरनेस, जो यूटरस है वहाँ की जो पार्ट है वो स्वेलिंग कर जाएगा, यूटेराइन कंट्रैक्शन, जो यूटरस है वो कंट्रैक्ट होगा, फॉर्मनेस इन द यूटरस और एब्डोमेन, मतलब जो सरफेस होती है यूटरस की और जो एब्डोमेन की होती है वो थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी, हार्ड सरफेस का हो जाएगा, पूरी तरीके से फर्म हो जाएगा। तो ये सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शियो में। नेक्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, एंटीपार्टम हेमरेज ही है और किसकी वजह से हुआ है तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कुछ डायग्नोसिस यहाँ पे दिए गए हैं। पहले तो फीमेल की फुल हिस्ट्री लेते हैं, गायनेक हिस्ट्री, पास्ट जो सर्जरी हिस्ट्री है, पैरिटी हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री लेते हैं, इन्फेक्शन, एबॉर्शन, कहीं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों का फीमेल में हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा यूएसजी करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि क्या होता है बेबी की इसमें ग्रोथ भी चेक करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से इसमें देखते हैं कि जो क्या बेबी है वो जिंदा है कि नहीं है और बेबी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर माँ को कुछ होगा तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आएगा या हो सकता है बेबी की डेथ हो जाए, सो इसके लिए यूएसजी कराते हैं यानी अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। डॉपलर साउंड होता है, इसकी वजह से हम बेबी की जो फीटल हार्ट साउंड होती है ना, तो माँ के
एब्डोमेन पे रख के सुनते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई करते हैं, इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें फीटस को ही हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनली भी एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप फॉर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, माँ की ब्लड ग्रुप भी चेक करते हैं। ब्लड ग्रुप इसलिए चेक करते हैं क्योंकि क्या पता जो ब्लीडिंग हो रही है एबॉर्शन की वजह से हो रही है, और एबॉर्शन क्यों हुआ है, सो ब्लड ग्रुप की वजह से। अगर जो माँ का ब्लड ग्रुप है और नेगेटिव है तो पहली प्रेगनेंसी तो कंसीव कर लेगी, पर जो दूसरी कंसीव करेगी उसमें बेबी की डेथ हो जाती है, तो उसे आर्च इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। सो वो एक कारण हो सकता है कि तो इसको कंफर्म करने के लिए मतलब ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को फुल चांस है कि वो शॉक में चली जाए, इसके लिए ब्लड ग्रुप भी पहले से मैच कराना जरूरी होता है ताकि बाद में आगे ट्रीटमेंट में जाके उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा सके। सो इस तरीके से हम कंफर्मेशन करते हैं डायग्नोसिस करके। अब हम जानेंगे कि एंटीपार्टम हेमरेज के केस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ऑल वुमेन विद एपीएच हैवियर देन स्पॉटिंग, मतलब जितने भी एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज की जो केसेस होते हैं या फिर जो वुमेन्स होती हैं उनमें स्पॉटिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एंड वुमेन विद ऑनगोइंग ब्लीडिंग शुड रिमेन इन द हॉस्पिटल एट लीस्ट अंटिल द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। और ऐसी वुमेन जिनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो वैसे वुमेन को हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना है जब तक से स्टॉप ना हो जाए ब्लीडिंग। नेक्स्ट है प्रीटर्म डिलीवरी अगर होता है किसी लेडीज को, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी होने के भी चांसेस रहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज में। तो जो प्रीटर्म डिलीवरी होता है 24 to 34 वीक्स में होता है, तो उस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवा देते हैं और डेक्सामेथासोन देते हैं। इसके अलावा वीरी प्रीटर्म बेबी अगर हो रहा है, मतलब बेबी की डिलीवरी 24 to 26 वीक्स के अंदर ही हो जा रही है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना है उस लेडी को। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ फीटस, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है कि माँ की डेथ हो सकती है तो माँ को बचाना जरूरी है, तो फिर फीटस की डिलीवरी करा देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे क्योंकि माँ के अंदर जो ब्लीडिंग है एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी है और जो ब्लड है वो कमी हो गई है, जो वॉल्यूम है वो भी कमी हो गई है। सो वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और ताकि जो लेडी है उसको एनीमिया भी ना हो, क्योंकि इसकी वजह से एनीमिक भी हो सकती है। सो उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि शॉक से प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। इसके अलावा फॉर आरएच नेगेटिव मदर एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। आरएच नेगेटिव मदर मतलब जिन लेडी का जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो वैसी लेडी के अंदर प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम में कंसीव कर लेती है, बेबी डिलीवर हो जाता है, पर जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है ना तो बार बार एबॉर्ट हो जाता है, मतलब बेबी की एबॉर्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है आरएच निगेटिव मदर में। सो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, लगातार उस माँ को मॉनिटर करते रहना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज की, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एपीएच विद शॉक, एंटीपार्टम हेमरेज की वजह से लेडी को शॉक हो जाएगा, शॉक की कंडीशन में चली जाएगी जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन बेबी, अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है तो सही तरीके से बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है, ठीक है। या तो बेबी की जो प्रेजेंटेशन है या बटक के थ्रू बेबी डिलीवर हो जाएगा या शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो होता है बेबी का हेड नीचे रहता है और बटक्स जो बेबी का ऊपर रहता है, ठीक है, और हेड के थ्रू बेबी डिलीवर होता है। सो वो होता है नॉर्मल, वो ना हो कि किसी तरीके से प्रेजेंट होना ही माल प्रेजेंटेशंस बेबी कहलाते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर लेबर, जैसे कि पहले बताया था जो डिलीवरी होती है वो 9 मंथ में होती है, सो 9 मंथ में ना होकर 7 मंथ में डिलीवरी हो जाना ही प्री मैच्योर लेबर कहलाता है। या फिर लास्ट में जो फीमेल है उसकी डेथ भी हो सकती है। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।